In the eighth part of presentation, I will discuss about the spiritual significance of yoga, or we can say that spiritual significance of yoga in the development of personality. By the help of yoga, we can develop the spiritual powers. It means we can achieve powers when we had. It means we develop 8 spiritual powers. These are known as Asht Shakti. And Asht Shakti means I will discuss about all 8 spiritual powers, and by adopting or by developing these powers, we can enhance quality of life. And if we enhance the quality of life, that may lead to development of personality. First, and these are known as Asht-Shaktis. First power is power to distinguish and discriminate, भेद और पृथक करने की शक्ति. हम दैनिक जीवन में what is right, what is wrong, क्या गलत है, क्या सही है, ऐसा निर्णय हमें बार बार लेना पड़ता है. By practicing yoga, especially by practicing meditation, we can develop this power, means power to distinguish and discriminate. भेद और पृथक करने की शक्ति का हम विकास करते हैं, means what is true and what is false, and we may enhance the quality of our life that may lead to the development of personality. Second is power of good judgment, अच्छा निर्णय लेने की शक्ति. दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं. We can recognize strength and weaknesses, हमें पता चल जाता है, हमें ज्ञात हो जाता है कि इस निर्णय के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एंड वी एक्ट अप्रोप्रिएटली, और हम उसके अनुसार ही एक्ट करते हैं, निर्णय लेते हैं. तो यह जो दूसरी पावर है, दूसरी शक्ति है, पावर ऑफ गुड जजमेंट, अच्छा निर्णय की शक्ति, यह भी हमारे व्यक्तित्व में व्यक्तित्व का विकास करती है, व्यक्तित्व में निखार लाती है, और इसको मेडिटेशन के माध्यम से विकसित किया जा सकता है. थर्ड वन इज पावर टू विथड्रॉ फ्रॉम सेंसेस, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की शक्ति, एंड बिकमिंग इंट्रोवर्ट फ्रॉम इट. इट इज ऑल्सो very important power and plays a significant role in our life, in our personality. Fourth power is power of tolerance, सहन शक्ति, सहने की शक्ति. सहना क्या है? कोई several situations occurs in our life. हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, तो we have to develop power that is known as power of tolerance to face different situations that occurs in our life, and we can endure various situations. Fifth power is power to face, सामना करने की शक्ति. भगवत गीता में कहा गया है सम और विषम परिस्थितियों में समान बने रहना योग है. इसका अर्थ हुआ कि जीवन में सम स्थिति भी होगी, विषम स्थिति भी होगी. There are ups and downs in the life, and we have to face these ups and downs, and we can face very easily these turns of life. Sixth power is power to accommodate, अनुकूलन की शक्ति. मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से हम अनुकूलन की शक्ति को भी विकसित करते हैं, जो कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में एक विशेष भूमिका अदा करती हैं. We have to accommodate ourselves towards the weaknesses of others. कोई भी व्यक्ति विशेष पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस, कमियां होती हैं. वी हैव टू अकोमोडेट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स द वीकनेसेस ऑफ अदर. हमें दूसरों की कमियों के प्रति अपना अनुकूलन करना है. इसको हम भली भांति विकसित कर लेते हैं, एंड ड्यू टू दैट रीजन, जिसके कारणवश वी एडजस्ट टू वीकनेसेस ऑफ अदर्स एंड देयर लिमिटेशंस, सिंस एवरी इंडिविजुअल हैज देयर लिमिटेशंस आल्सो. विद ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक परिकल्पना पूर्ण उदाहरण से हम कह सकते हैं, लाइक ए ओशन दैट अकोमोडेट रिवर, accommodate others calmly with good wishes and without resistance. Seventh power is power to pack up our force and reactions, अपनी शक्ति और प्रतिक्रिया को रोकने की शक्ति. फिजिक्स में, भौतिकी में एक लॉ पढ़ा होगा, to each and every action there will be equal and opposite reaction. प्रत्येक क्रिया की उतनी ही प्रतिक्रिया होगी. लेकिन
फिजिक्स में तो यह सिद्धांत एप्लीकेबल है, बट दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन सोशल लाइफ। यदि सोशल लाइफ में यह प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट किया, द रिजल्ट्स माइट हैव बीन डिजास्ट्रस। So we have to pack up our force and reactions and remain uninfluenced by certain occurrences, and we develop the power to forget. It means भूलने की शक्ति, कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जीवन में होते हैं जिन्हें भूलना ही अच्छा होता है, जिसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। अदरवाइज दैट विल लीड टू डिस्ट्रेस एंड दैट विल लीड टू द स्टेट ऑफ unbalanced state of mind. Next power is power of cooperation. That is the most important power that plays a very important role in human personality. Power of cooperation, सहयोग की शक्ति। इस सहयोग की शक्ति को मैं एक कहानी के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। बचपन से ही हम एक कहानी सुनते आए हैं, द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टोइस, कछुए और खरगोश की कहानी। जीता कौन उस रेस में? कछुआ। क्यों जीता? ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द रैबिट। रैबिट टेकन द थिंग्स ग्रांटेड, कि मुझे क्या हराएगा। एंड द थीम वाज एस्टैब्लिश्ड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन आज ऐसा नहीं है, दौड़ वहीं खत्म नहीं हुई। इंसल्ट हुई रैबिट की। रैबिट ने कहा, जेंटलमैन देयर विल बी वन मोर रेस, एक दौड़ और होगी। और कछुआ दूसरी दौड़ के लिए तैयार हो गया, और दूसरी दौड़ में खरगोश जीता। इंस्टेड ऑफ द ओल्ड थीम, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और स्थिर चलने वाला जीतता है, उसकी जगह ली नई थीम ने, फास्ट एंड कॉन्सिस्टेंट ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी, तेज और स्थिर चलने वाला हमेशा धीरे और स्थिर चलने वाले को हराएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। दूसरी दौड़ में कछुआ हार गया, तो कछुए ने कहा, जेंटलमैन देयर विल बी वन मोर रेस। खरगोश फिर तैयार हो गया, लेकिन शर्त लगा दी किसने? कछुए ने, कि जेंटलमैन द रूट विल बी अकॉर्डिंग टू मी, रास्ता मैं बताऊंगा कि कौन से रास्ते से दौड़ होगी। कछुए ने चालाकी दिखाई, रास्ते में ऐसा रास्ता चुना जिसमें एक नदी पड़ती थी, और वो नदी पार करके जल्दी पहुंच गया। लेकिन खरगोश को पुल पार करके दूर से आना पड़ा, तो जो दो थीम थे वो दोनों पुराने पड़े, नया थीम स्थापित हुआ। First, identify your core competencies, then change the play field that suits your core competencies. पहले अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानिए, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष आंतरिक क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है, उसके अनुरूप ही प्रतियोगिता का क्षेत्र चुनिए या निर्धारण कीजिए। लेकिन तीन दौड़ में भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब तीसरी दौड़ में खरगोश फिर आ रहा था, उसने कहा, जेंटलमैन देयर विल बी वन मोर रेस। फिर कछुआ तैयार हो गया। दोनों ने डिस्कस किया, दोनों ने चर्चा की, जेंटलमैन यू हैव ए कोर कॉम्पिटेंसीज, आपकी भी आंतरिक क्षमताएं हैं, मेरी भी आंतरिक क्षमताएं हैं। हमारा पर्पस है टू बीट अवर प्रीवियस परफॉर्मेंस, कि हम अपने पुराने प्रदर्शन से अच्छा करें। आपकी आंतरिक क्षमता, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है कि आप पानी में तेज चलते हैं, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कि मैं सरफेस पर तेज चलता हूं। तो क्यों न हम एक दूसरे की मदद करें। तो पानी में खरगोश कछुए पर बैठा, सरफेस पर कछुआ खरगोश पर बैठा। तो रिजल्ट क्या हुआ? बोथ कवर्ड द सेम डिस्टेंस बेटर देन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, दोनों ने वही दूरी अपने पुराने प्रदर्शन से अच्छा की। तो नया थीम स्थापित हुआ, इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट एंड हैव स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंसीज, बट with cooperation you will always perform better than your own performance. ये अच्छी बात है कि व्यक्तिगत रूप से आप बहुत बड़े प्रगाढ़ विद्वान दिग्गज हैं, यदि सहयोग के साथ कार्य करेंगे, कोऑपरेशन के साथ कार्य करेंगे, तो आप हमेशा अपने स्वयं के प्रदर्शन से अच्छा करेंगे। एंड वी डेवलप दिस पावर ऑफ कोऑपरेशन बाय प्रैक्टिसिंग योग, जो योग के अभ्यास से हम इस स्पिरिचुअल पावर को, पावर ऑफ कोऑपरेशन को विकसित करते हैं। दैट एनहेंस आवर पर्सनैलिटी, जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, हमारे व्यक्तित्व में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। We can develop all these 8 spiritual powers by practicing yoga, can be attained by yoga practice, and these are the key of gaining all powers, and we can empower our life.
So these are not only required, but these are essential in our life, and we can develop our personality. In the last part of my presentation, I will discuss about the concept of accommodation. अनुकूलन की अवधारणा के बारे में आप सबके सामने बात करूंगा. We develop accommodation by practicing yoga. I will start from the concept of accommodation, and I will start from the psychological concept. What is the psychological concept of accommodation? This is very essential to develop healthy relations. एक अच्छे संबंध स्थापित किए बिना एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, और एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए we have to accommodate ourselves. कैसे बात करते हैं? मैं यदि आपसे कुछ प्रश्न पूछूं, is friendship possible between two persons who speak more? ऐसे दो व्यक्ति विशेष के बीच में क्या अच्छी दोस्ती हो सकती है जो बहुत अधिक बोलते हैं? उत्तर आपका यही होगा, कम संभावना है. दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन is friendship possible between two persons where who speak less? उन दो लोगों के बीच क्या दोस्ती हो सकती है जो बहुत कम बोलते हो? यहां भी आपका उत्तर यही होगा कि बहुत कम संभावना है. My last question is friendship possible between two persons where one speak less and one speak more? क्या उन दो व्यक्ति विशेष के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं या दोस्ती हो सकती है जहां एक कम बोलता हो, एक अधिक बोलता हो? तो संभावना बहुत अधिक है. तो कुल मिलाकर बात हुई, द हेल्दी रिलेशंस डिपेंड्स ऑन द नेचर. एक अच्छे रिश्ते प्रकृति पर निर्भर करते हैं, और अच्छा व्यक्तित्व धारण करने वाला व्यक्ति अच्छे रिश्ते रखता है क्योंकि उसकी प्रकृति, उसकी नेचर अच्छी है, और इसको योग द्वारा विकसित किया जा सकता है. इट मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल बिहेवियर, जो हमारे मूलभूत व्यवहार पर निर्भर करती है, और हमारा मूलभूत व्यवहार योग में सहभागिता से, योग अभ्यास करने से विकसित होता है. तो इस अकोमोडेशन के प्रिंसिपल को आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा, जो कि निर्भर करता है हमारे बिहेवियर पर, हमारे व्यवहार पर. आवर फंडामेंटल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा मूलभूत व्यवहार है वो तीन कारकों पर निर्भर करता है. इंक्लूजन मीन्स समावेश, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, तीसरा अफेक्शन मीन्स स्नेह. तो हर व्यक्ति विशेष इंक्लूजन भी रखता है, मीन्स समावेश करना भी जानता है. हर व्यक्ति विशेष कंट्रोल भी रखता है, नियंत्रण भी चाहता है. हर व्यक्ति विशेष अफेक्शन भी रखता है, मीन्स वह स्नेह भी रखता है. ये तीनों ही फंडामेंटल बिहेवियर के ट्रेट, मूलभूत व्यवहार के ट्रेट जो तीन है, इंक्लूजन, कंट्रोल, अफेक्शन, ये दो दो रूपों में पाए जाते हैं. ईच हैज एक्सप्रेस्ड एंड वांटेड. एक्सप्रेस्ड मीन्स अभिव्यक्ति कितने की, वांटेड मीन्स दूसरे से अपेक्षा कितने की. उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं. इंक्लूजन, तो इसका अर्थ हुआ कि टोटल 6 ट्रेट हुए. एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, अभिव्यक्त किया गया समावेश. वांटेड इंक्लूजन, अपेक्षित समावेश. एक्सप्रेस्ड कंट्रोल, अभिव्यक्त किया गया नियंत्रण. वांटेड कंट्रोल, अपेक्षित नियंत्रण. एक्सप्रेस्ड अफेक्शन, अभिव्यक्त किया गया स्नेह. और लास्ट में है वांटेड अफेक्शन, अपेक्षित स्नेह. इन 6 की चर्चा करते हैं. आई विल डिस्कस ईच वन बाय वन. एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, मान लीजिए यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं, स्टाफ रूम में बैठे हैं और आपको कैंटीन में चाय पीने जाना है. और चाय पीने जा रहे हैं और आपके दोस्त ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा बस यहीं जा रहा हूं, और आपने नहीं बताया. तो आपका एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, अभिव्यक्त किया गया समावेश 0% है. दूसरी तरफ आप चाय पीने जा रहे हैं, सभी दोस्तों को चलिए 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 शोर मचाया, और पूरे स्टाफ रूम में पता चल गया कि आप चाय पीने जा रहे हैं, सबका समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं. इसका अर्थ हुआ कि आपका एक्सप्रेस्ड इंक्लूजन, अभिव्यक्त किया गया
समावेश 100% है। यदि आपके साथी का वांटेड इंक्लूजन, अपेक्षित समावेश 0% है, तो जो पहली एक्टिविटी थी वो अच्छी लगेगी। उसको पता भी चल जाएगा कि आप चाय पीने गए थे, आपने बताया नहीं, तब भी अच्छा लगेगा कि अपने काम से काम रखते हैं। यदि उनका वांटेड इंक्लूजन 100% होगा तो कहेंगे कि बड़े स्वार्थी हैं, चुपचाप चले गए। यदि उनका वांटेड इंक्लूजन 100% है तो आपकी दूसरी एक्टिविटी अच्छी लगेगी कि कितने कोऑपरेटिव हैं। और दूसरी एक्टिविटी के संदर्भ में यदि उनका वांटेड 0 है तो आप कहेंगे कि इसको जरूर मुझसे कोई काम है, इसलिए चाय पिलाने ले जा रहा है। तो निर्भर करता है कि कोई एक एक्टिविटी जो कि हमारे मूलभूत व्यवहार से संबंधित है, किसी एक व्यक्ति विशेष पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकती है, एक व्यक्ति विशेष पर अच्छा प्रभाव नहीं भी छोड़ सकती है। It means we have to accommodate our wanted inclusion as per the expressed inclusion of another individual। जो दूसरे व्यक्ति विशेष का जो अभिव्यक्त किया गया समावेश है, हमें अपने समावेश का, हमारे अपेक्षित समावेश को उसके अनुसार ढालना होगा, अनुकूलन करना होगा, जो कि योग के अभ्यास से भली भांति किया जा सकता है। कंट्रोल की बात करते हैं, नियंत्रण की बात करते हैं, तो नियंत्रण भी दो हैं, एक्सप्रेस्ड कंट्रोल एंड वांटेड कंट्रोल। एक्सप्रेस्ड कंट्रोल, अभिव्यक्त किया गया नियंत्रण। मान लीजिए आपके प्रिंसिपल हैं, कोई गवर्नमेंट का, सरकार का आदेश आया और प्रिंसिपल ने चुपचाप छुपा कर रख लिया। उस दशा में, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में हम कहेंगे उन प्राचार्य महोदय का जो एक्सप्रेस कंट्रोल है 100% है। यदि यही उन्होंने, जैसे ही वह ऑफिशियल लेटर आया और उन्होंने सभी स्टाफ मीटिंग करके पूरी तरह से जग जाहिर कर दिया, इट मींस एक्सप्रेस्ड कंट्रोल 0% है। तो दोनों ही एक्टिविटी, एक में एक्सप्रेस कंट्रोल 0% है, एक में एक्सप्रेस कंट्रोल 100% है। ये दोनों एक्टिविटी ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण किसी व्यक्ति को अच्छा लग सकती है, किसी को बुरा लग सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन देयर वांटेड कंट्रोल। So we can accommodate ourselves towards the expressed control of others, and we may develop very easily by the help of yogic practices that will lead to development of our personality। अंतिम ट्रेट की बात करते हैं जो कि मूलभूत व्यवहार का एक की विशेषता है, अफेक्शन, स्नेह। लेट अस टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके किसी एक स्टूडेंट की, आपके किसी विद्यार्थी की शादी फिक्स हुई और आपको शादी का निमंत्रण देने वो व्यक्ति विशेष आ रहा है। उस निमंत्रण में मान लीजिए वो आया और आपसे कहा, सर आपको आना ही आना है, आपके बिना शादी नहीं होगी। तो उसका जो अफेक्शन, एक्सप्रेस्ड अफेक्शन कितना है, अभिव्यक्त किया गया स्नेह कितना है, 0। अगर वो कहता, सर प्लीज मेरी शादी है, आपको आना है सर प्लीज, तो उसका एक्सप्रेस्ड अफेक्शन कितना है, 0%। यदि आपका वांटेड अफेक्शन, आपका अपेक्षित स्नेह 100% होगा तो उसका दूसरा तरीका विद्यार्थी का अच्छा लगेगा। यदि आपका वांटेड अफेक्शन 0% होगा तो उसका पहला तरीका था वह अच्छा लगेगा। that differs from individual to individual। It means in conclusion we can say that we have to accommodate our wanted inclusion, control and affection as per the expressed inclusion, control and affection of another individual। That will lead to healthy relations, that will lead to the development of personality also, and we may develop by practicing योग। तो यह कहानी थी योग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, योग और व्यक्तित्व विकास की। आप सबके समक्ष प्रयास किया गया है कि एक अच्छी सामग्री आप सबके समक्ष पहुंचा पाऊं। अगेन आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू ईच एंड एवरी यूनिट associated with the organization of this faculty development program।
धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।